वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? वापस एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के मॉडल प्रैक्टिस सेट को, जिसमें आपको 50 प्रश्न बताया जाएगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। आप लोग को बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, समतल दर्पण में। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। बताना है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 मीटर। क्या हो जाएगा? 1 मीटर। जब हमारा फोकस दूरी होता है तो हमारा लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, जिसमें पूछा गया है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं। तो किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उत्तर लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तर लेंस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। यानी कौन सा रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, लाल रंग के लिए। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अवतल लेंस का। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। क्या हो जाएगा? आर बराबर भी बटा आई। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि धातुओं में धारा वाहक क्या होता है। तो जब धातुओं में धारा बहता है तो क्या उसमें वाहक होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, एमीटर से। एमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज है जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इनमें से कौन है जो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवकारक है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अवकारक का उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, H2 है जो अवकारक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। बताना है कि क्षारक विलयन का कौन सा, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो मान है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 13। हमें पता होना चाहिए कि क्षारक विलयन का मान होता है जो 7 से क्या होता है, 7 से ज़्यादा होती है। तो 7 से जो भी ज़्यादा रहेगा वो क्षारक विलयन कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 13। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अब बताना है कि इसमें से 4 जो ऑप्शन दिया वो कौन सही ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या दिया हुआ? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या बिल्कुल सही दिया हुआ है? सोडियम कार्बोनेट का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। बताएं कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो किससे निकाला जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस रंजक को निकाला जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है
इस शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनेगा? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा विरंजक चूर्ण। आप लोग को याद रखना है कि शुष्क बुझा चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 14। 14 होता है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा CuSO4 × 5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी Na2ZNO2 + H2O। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पित्तल क्या है? बताना है कि पित्तल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पित्तल एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या है? तो ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ब्रोमीन होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध है? तो बताना है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8 का कार्बन के बीच कितने अवंध होते हैं? 3 अवंध होते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब CO2, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है स्वपोषी पोषण के लिए। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा मृतजीवी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा हरा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है कि यदि हमारे आहार नल में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग के संभावना होती है? हमें कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब ग्वाइटर, गलगंड और घेंगा, ये तीनों रोग होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि घेंगा किस समुदाय का प्राणी है? तो जो घोंघा है जो किस समुदाय का प्राणी है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा मोलस्का। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा केचुआ है जो उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न है कि पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा पराग कोश में पराग कण मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 23 जोड़े। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा जंगली जानवर को। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के RRR का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है?
तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के हाथ की तर्जनी किसके ओर संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के बाएं हाथ की तर्जनी किस की ओर संकेत करती है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा यौगिक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इथेनॉल को। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्षार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो कैसे लेंगे बिंब दूरी को, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऋणात्मक बिंब दूरी होती है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो बताना है कि जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है इसलिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो कौन सा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दिमाग है जो संवेदी ग्राही नहीं है। अगला प्रश्न है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद है जो समजात अंगों का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की मॉडल प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें और अपना डेली का मॉडल प्रैक्टिस सेट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।